हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा आज का पहला सवाल है, खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण। तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक फार्मूला C6H12O6 होता है। कार्बोहाइड्रेट को इसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम ऊर्जादायक न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जादायक न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। प्रोटीन का काम मानव शरीर में मांसपेशियां का निर्माण करना है। मसल्स, मांसपेशियां का निर्माण करना काम किसका है? तो प्रोटीन का है। और बात करें विटामिन व खनिज लवण की, तो इसे प्रतिरोधी या सुरक्षात्मक न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। तो अगला सवाल है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? PbNO3 का होल 2 प्लस में 2Ki, ये रासायनिक अभिक्रिया करके बनाता है PbI2 प्लस 2KNO3। तो हम देख रहे हैं कि Pb का जो अभिक्रिया है वह I के साथ मैच कर रहा है और NO3 का जो अभिक्रिया है वह K के साथ इधर प्रतिफल बना रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे से अदला बदली किए हुए हैं। तो जब भी दोनों एक दूसरे से अदला बदली करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? C5H10, C2H4, C3H8 और C2H6। तो कृत्रिम रूप से फल पकाने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम एथीन कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है और इसका संरचना सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो हमारा सवाल था कि निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया था C5H10, ये होगा नहीं। C2H4 इथिन। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी C2H4 हो जाएगा। अगला सवाल है, जल का क्वथनांक होता है 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर या 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर। तो जल का क्वथनांक अगर हम सेल्सियस में बात करें तो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को कन्वर्ट हम केल्विन में करते हैं तो केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। तो केल्विन बराबर हमको निकालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस है प्लस में 273 है। तो कुल मिला के केल्विन में निकल जाएगा इसका मान 373 डिग्री केल्विन में। अब मेरा ऑप्शन जो है वह 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा
ये 273 नहीं, यहाँ 373 केल्विन पर होना चाहिए और 0 केल्विन तो है ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला सवाल है, विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? 1, 3, 4 या 5? तो विटेकर ने वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ बात जानेंगे कि WH विटेकर ने पूरे सजीवों को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था, जिसमें पहला प्रोटिस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमिलिया। इन्हीं 5 भागों में पूरे सजीवों को बांटा था और इन्होंने 5 प्रमुख आधार को भी चुना था। इनका आधार क्या क्या था? आधार 5 था। पहला था पोषण का तरीका, दूसरा था शारीरिक संरचना, तीसरा था प्रजनन का तरीका, चौथा था कोशिकीय संरचना और पांचवा था फाइलोजेनेटिक संबंध। इन्हीं 5 के आधार पर सजीवों को 5 भागों में बांटा था WH विटेकर ने, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए DPT टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को हानि यानी ह्रास पहुंचता है CFC गैस कहने का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह कैसे हानि करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जब ओजोन के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब ओजोन परत की हानि होती है। ओजोन परत क्या है? तो यह हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इसमें आपको सवाल ये भी एग्जाम में आता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ओजोन का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वह होता है O3, कहने का मतलब ऑक्सीजन 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन का निर्माण हुआ है। अगला सवाल है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जीवी, अजीवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? जीवीय कहने का मतलब हो गया जैविक में कौन कौन आते हैं? तो सभी जीव जंतु और पेड़
पौधे। और अजैविक में मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, ये सब अजैविक आते हैं, यानी जो निर्जीव चीज हो। तो अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या पाए जाते हैं, तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और मिट्टी, जल और सौर ऊर्जा भी पाए जाते हैं। अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन सी दोनों इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष नसबंदी की एक विधि है? पुरुष नसबंदी कहने का मतलब हो गया कि स्टरलाइजेशन की प्रमुख विधि कौन है? तो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, हिंदी में इसको नसबंदी कहा जाता है। तुम्हारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉपर टी का इस्तेमाल स्त्री में किया जाता है, तो ये हमारा है नहीं। अगला सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण इतना है, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? यानी सबसे पहले तो दिया हुआ है इसका चाल, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस, यानी हम इसको लिखेंगे u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को a से सूचित करते हैं, तो e बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका समय यानी कि t बराबर दिया हुआ है 2 सेकंड। तो गति के समीकरण के आधार पर एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। हमको इसकी चाल ही ज्ञात करना है, तो u क्या है 20 मीटर पर सेकंड, प्लस में a का वैल्यू है 4 और कुछ नहीं तो गुना t का वैल्यू है 2, यानी 20 और प्लस 4 दूनी 8, कुल मिला के 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो 28 ऑप्शन में डी में है, 28 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, तो यह किस भार के बराबर होगा? 19.6 न्यूटन, 196 न्यूटन, 19 गुना 10 के पावर 5 डाइन, या 1960 न्यूटन। प्रश्न में दिया हुआ है द्रव्यमान 20 kg, बोले तो मास यानी m बराबर 20 kg दिया हुआ है। हमको भार पूछ रहा है यानी कि वेट पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है वेट बराबर m इंटू जी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो g का वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट बराबर सीधा सीधे मास हमको दिया हुआ है 20 kg और इंटू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम 20 kg को 9.8 यानी पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, इसे हम काटते हैं तो ये 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, और 98 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 196 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक हम बदल करके न्यूटन कर सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मेरा राइट आंसर 196 न्यूटन यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव्य में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान का द्रव का वजन होगा 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन या 2 न्यूटन। तो आर्किमिडीज के अनुसार अगर द्रव का वजन ज्ञात करें तो जो बड़का वजन था यानी 10 न्यूटन, उसमें से छोटा वाला वजन घट जाता है यानी 8 न्यूटन घट जाता है। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तब 20 हर्ट्ज से, देखिए हमारे जो कान है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है।
मनुष्य सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसे हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और 20 हर्ट्ज से कम होता है तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। हम इन दोनों साउंड को नहीं सुन सकते हैं। हमारी जो कान है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही सुन सकती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन? एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, और अजैविक संसाधन जिसके अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जो निर्जीव हों, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब इत्यादि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की अगर मात्रा पूछे तो 78%, ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे 0.03%। अब जब हम परसेंट हटाते हैं तो पॉइंट हम अंतिम से 2 अंक के बाद लगाएंगे। जैसे 78 है, 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट बिठा देंगे। 21 है तो 1 2 के बाद पॉइंट बिठा देंगे। और अगर 0.03 है तो 03 तो ऑलरेडी है, पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट के पहले भी 2 जीरो बिठा करके और पॉइंट को इधर बढ़ा देंगे। तो हमारा जो सवाल था वह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा था, तो 0.78 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 0.78 है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1992, 1994, 1996, 1999। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था, जिसका मुख्यालय रियो डी जेनेरो में था। यह किस लिए किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1992। ऑप्शन ए। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जल, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं? तो तापीय ऊर्जा में मुख्य रूप से कोयला ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर तापीय ऊर्जा का उत्पादन में गैस का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था जल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, कोयला होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा, या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी आपका ऊर्जा का पूछेगा तो ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। किलो वाट घंटा होता है। किसी भी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पूछेगा, सौर ऊर्जा पूछेगा, केवल ऊर्जा पूछेगा, सभी का इकाई किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है कि यहाँ ए से लेकर सी के बीच जो प्रतिरोध है वह 3 ओम है, सी से डी के बीच भी 3 ओम है, ई से डी के बीच भी 3 ओम है, सी से ई के बीच भी 3 ओम है, और बी से लेकर के ई के बीच भी 3 ओम है। तो ए से लेकर के बीच तक के समतुल्य प्रतिरोध को निकालना है।
सबसे पहले सी डी और डी ई। सी डी और डी ई कहने का मतलब हम चलेंगे यहाँ से यहाँ के बीच, तो सी डी और ई डी ये प्रतिरोध, यह कौन सा है? प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो ये जो 3 ओम और 3 ओम है इसको ऐड कर दिया जाता है। 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर हो जाएगा 6 ओम। एक कंडीशन अप्लाई हो गया। अब कहता है कि यहाँ देखिए सी डी ई और सी ई यह आपस में समानांतर क्रम में है। किस क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होता है तो इसका मान यानी कि प्रतिरोध हम सी का निकालेंगे तो ये निकलता कैसे है? सबसे पहले ये जो जोड़ने के बाद प्रतिरोध श्रेणी क्रम जो 6 ओम आया, तो 6 ओम गुना में 3 ओम और बटा में नीचे दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर हो गया 6 18 बटा 9, काटेंगे तो 2 ओम। अब हम चलेंगे कि ए सी सी ई और बी ई यह श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, यानी आर ए सी प्लस आर सी ई और प्लस में आर बी ई। आर ए सी का मान 3 दिया हुआ है, आर सी ई का मान हम अभी निकाले हैं 2 ओम और आर बी ई का मान भी दिया हुआ है 3 ओम, यानी हम तीनों को जब ऐड करते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा 8 ओम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर वाहनों में किया जाता है। मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में, जो बगल में शीशा होता है जिसे हम पीछे देखते हैं, उसके रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।